दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज में अन्य कला रूप नृत्य, संगीत, रंगमंच, युद्ध कला, हस्तशिल्प एवं वेशभूषा के संदर्भ में यह हमारा तीसरा वीडियो है और हम चलते हैं प्रश्न संख्या 21। इसके पहले 20 प्रश्न तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। आप हमारी पिछले वीडियो में जा के आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में उसका रिवीजन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने इस प्रश्न पर। संग्राही नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है संग्राही नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। संग्राही नृत्य असम का एक पारंपरिक नृत्य प्रारूप है। आप जानते होंगे यह कथन सही है, सही नहीं है। आप सोचते रहिए, फिर हम आंसर बताते हैं। दूसरा, इसे मोग जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 1950 से ही गणतंत्र दिवस परेड में इसकी प्रस्तुति की जा रही है। आप समझ गए होंगे, दूसरा कथन तो सही है जबकि 1 और 3 गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 गलत है जबकि 2 सही है। क्यों? क्योंकि संग्राही नृत्य त्रिपुरा का एक पारंपरिक नृत्य प्रारूप है, ना कि असम का। तीसरा कथन 1950 से नहीं बल्कि 26 जनवरी 2018 को पहली बार यह परेड में शामिल हुआ था। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। संग्राही नृत्य त्रिपुरा का एक पारंपरिक नृत्य प्रारूप है। बंगाली कैलेंडर के चैत्र अप्रैल माह में होने वाले संग्राही त्योहार के अवसर पर मोग जनजाति समुदाय द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राजपथ पर पहली बार त्रिपुरा के मोग जनजाति का पारंपरिक संग्राही नृत्य प्रस्तुत किया गया। मोग त्रिपुरा के 19वीं जनजातियों में से एक है। वे अराकानियों के वंशज हैं जो चटगांव पर्वत के माध्यम से त्रिपुरा में आकर बस गए। मोग समुदाय से संबंधित लगभग सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अब हम चलते हैं अपने इस प्रश्न पर। भारत में रंगमंच के स्वरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये रंगमंच स्वरूप दिया है संबंधित राज्य। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आप बता सकते हैं भांड पथेर किससे संबंधित है? कश्मीर से। भवाई गुजरात में, गुजरात का रंगमंच स्वरूप है। और माच मध्य प्रदेश का रंगमंच स्वरूप है। और भौना असम का। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा इसका बी। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। असम के सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इन तीनों कथन में जो असम के सत्रिया नृत्य के संदर्भ में है, तीनों कथन में से कौन सा कथन सही है। तो पढ़ते हैं कथन। हाल ही में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, यह कथन सही है। इसे वैष्णव मत के प्रचार के एक प्रमुख माध्यम के रूप में पेश किया गया था। देखिए, जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वैष्णव मत या फिर शैव मत, कोई और मत, तो इस तरह से जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। यह कथन भी आपका फिलहाल सही है। तीसरा क्या है? इस नृत्य के विकास पर असम के लोक नृत्यों का खासा प्रभाव है, यह भी कथन आपका सही है। आप जान सकते हैं व्याख्या के बारे में। सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। सत्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं सदी के महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव ने वैष्णव धर्म के प्रचार के एक सशक्त माध्यम के रूप में की थी। असमिया नृत्य और नाटक का यह नव वैष्णव खजाना सदियों से सत्तारों द्वारा शताब्दियों से वैष्णव मठों के रूप में संरक्षित किया गया। अपने धार्मिक चरित्र और सत्तारों के साथ संबंध होने के कारण इस नृत्य शैली को सत्रिय नाम दिया गया है। नव वैष्णव आंदोलन से पूर्व असम में 2 नृत्य शैलियाँ ओजपाली और देवदासी प्रचलित थी। ओजपाली नृत्य की 2 किस्में अभी भी असम में प्रचलित हैं। वे हैं सुकाननी या मारियो गोवा ओजा और व्याह गोवा ओजा। शंकर देव ने व्याह गोवा ओजा को सत्ता के रूप में अपने दैनिक अनुष्ठान में शामिल किया। ओजपाली के कोरस में नर्तक न केवल गाते और नृत्य करते हैं बल्कि इशारों और शैली के माध्यम से वर्णन भी करते हैं। सत्रिया नृत्य पर दृश्य प्रभाव अन्य असमिया लोक नृत्यों बिहू, बोडो आदि से भी पड़े हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आप व्याख्या देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 24। कोडियापट्टम नृत्य शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कोडियापट्टम नृत्य शैली के संदर्भ में तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। तमिलनाडु में किया जाने वाला यह नृत्य
संस्कृत नाटकों का अभिनय है और यह भारत के प्राचीनतम रंगमंचों में से एक है। तो आप बता सकते हैं यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यह केरल से संबंधित है, ना कि तमिलनाडु से। अब जब स्टेटमेंट एक गलत हो गया तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए और अपने आंसर से पहुंच जाइए। ए गलत हो गया, ए में 1 है, ये भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, डी भी कटा, आंसर आ गया अभी। फिर भी दोनों कथन भी देख लीजिए। 2000 वर्ष पुरानी इस नृत्य शैली, कौन सी? कोडियापट्टम नृत्य शैली को यूनेस्को ने वैश्विक पुरातन कला के रूप में स्वीकार किया है। ये भी कथन सही है। यह मंदिर कला है जिसमें चाक्यार और नाम्बियार समुदाय के लोग हस्त मुद्राओं व नेत्र संचालन का प्रयोग करते हुए अभिनय प्रस्तुत करते हैं। तो अभी कथन आपका सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत कला शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया है, आपको बताना है हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शैली के अंतर्गत कौन कौन से कथन सही है। कथन देखते हैं। स्टेटमेंट, हिंदुस्तानी संगीत शैली का संबंध संपूर्ण भारतवर्ष से है, जबकि कर्नाटक संगीत का संबंध केवल दक्षिण भारत से है। तो आप जानते होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सही है या गलत? आप सोचिए, फिर हम 3 सेंटेंस पढ़ते हैं। मृदंगम एवं घटम ताल वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर्नाटक संगीत में स्वतंत्र रूप से होता है। कर्नाटक शैली में तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत शैली में तराना के समान होती है। MS सुब्बुलक्ष्मी हिंदुस्तानी संगीत की प्रमुख गायिका थी। तो आप समझते होंगे कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यह कथन सही है, जबकि 1 और 4 गलत है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत शैली का संबंध उत्तर भारत से है। हिंदुस्तानी संगीत शैली सिर्फ उत्तर भारत से है, न कि संपूर्ण भारत से, जबकि कर्नाटक संगीत शैली का संबंध दक्षिण भारत से है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है, MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की प्रमुख गायिका थी। अब चलते हैं हम अपने अगले, इसमें दिया था क्या, हिंदुस्तानी संगीत, ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आप व्याख्या देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 26, इस नृत्य शैली से, देखिए कुछ 4 नृत्य का नाम दे दिया है, उसकी विशेषताएं दिया है, पढ़ के आपको बताना है कौन सी विशेषता है इसकी। इस नृत्य शैली से संबंधित एक दंत कथा के अनुसार जब ईश्वर ने पृथ्वी का सृजन किया तो यह एक पिंड के समान थी। 7 लेनुराह ने इस निर्मित गोलार्ध पर नृत्य किया। अपने पैरों से इसे मजबूत और चिकना बनाने के लिए कोमलता से दबाया। आज भी इस नृत्य शैली के लोग नृत्य करते समय कदम तेजी से नहीं रखते, बल्कि अपने पैरों को भूमि पर कोमलता और मृदुता के साथ रखते हैं। यह नृत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? आप जानते होंगे, यह है मणिपुरी। आपको जानना है इस शैली के बारे में, थोड़ा बहुत जान लीजिए। मेइती जनजाति में प्रचलित मणिपुरी, देखिए ना, ये छोटा फैक्ट है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी परीक्षा में इस तरह से किसी भी प्रश्न में यह स्टेटमेंट बना देगा कि मेइती जनजाति किस नृत्य से संबंधित थी। तो आप जानते होंगे मणिपुरी, तो जान जाइए मणिपुरी से। देखते हैं अब मणिपुरी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी पूर्वोत्तम के मणिपुरी से संबंधित है। यह भारत के अन्य नृत्य रूपों से भिन्न है। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं अंगुलियों तक प्रवाहित होती हैं। यह नृत्य रूप 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। इसमें महिलाओं का नृत्य राधा कृष्ण की विषय वस्तु पर आधारित है, जो बेले तथा एकल नृत्य का रूप है, जबकि पुरुष संकीर्तन नृत्य मणिपुरी ढोलक की ताल पर पूरी शक्ति के साथ किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले लोक नृत्यों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ लोक नृत्य दे दिया है, आप संबंधित राज्य हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है। नाटी नृत्य, रऊफ नृत्य, जाफरो, पुंग, चोलम। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 गलत है, जबकि 2, 3, 4 ये सही है। क्यों? क्योंकि नाटी नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन रऊफ नृत्य कश्मीर घाटी से, ये सही है।
जाब्रो लद्दाख से, ये भी सही है। पुंगचोलम मणिपुर, ये भी सही है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। भरतनाट्यम एवं मोहिनी अट्टम के नाम से प्रचलित दो शास्त्रीय नृत्यों में कौन सी विशेषता या विशेषताएं समान हैं? दोनों देवदासी परंपरा के नृत्य हैं, दोनों का विकास तमिलनाडु में हुआ है, दोनों एकल नृत्य हैं। तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है, जबकि 2 गलत है। क्यों? क्योंकि भरतनाट्यम का विकास तमिलनाडु में, जबकि मोहिनी अट्टम का विकास केरल राज्य में हुआ। तो आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वल्लम कल्ली केरल की प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ है। धोप खेल मिजोरम का एक लोकप्रिय खेल है। इंसुकवार ने तमिलनाडु में होने वाली परंपरागत कुश्ती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आप जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 सही है, जबकि 2 और 3 गलत है। क्यों? क्योंकि धोप खेल मिजोरम का नहीं, जबकि यह असम का लोकप्रिय खेल है। और इंसुकवार तमिलनाडु में होने वाली परंपरा नहीं है, जबकि यह एक मिजो परंपरा है। आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख लीजिएगा। हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। पारंपरिक भारतीय वस्त्र परंपरा से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ नाम दे रखा है पारंपरिक भारतीय वस्त्र परंपरा और उनका विवरण दे रखा है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं तो आप पढ़ेंगे टिक कर देंगे 1 और 2 सुमेलित है आंसर। और आपको जहाँ 2 नंबर मिलना चाहिए आप 0.66 ये मार्क्स नाप दान करके ही आएंगे। अब चलते हैं हम अपने इसके आंसर पर। आपको बताना है फिरन लंबे चोगे की तरह बनाया गया ढीला ढाला कश्मीरी वस्त्र। अब बताइए सही है गलत। चीवर साधु सन्यासियों और भिक्षुओं का परिधान। जप्पी असम में पहनने जाने वाली टोपी। फेटा एक प्रकार की साड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा, अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। बी। केवल 4 सही नहीं है, जबकि तीनों सही हैं। फिरन लंबे चोगे की तरह बनाया गया ढीला ढाला कश्मीरी वस्त्र होता है। चीवर साधु सन्यासियों और भिक्षुओं का परिधान होता है, ये भी सही है। जप्पी असम में पहने जाने वाले टोपी होती है। जबकि फेटा क्या है? यह एक मराठी शब्द है, पगड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप व्याख्या देख लेना अच्छे से, और फिर इसके बाद अगले वीडियो का